नमस्कार। फोकट के सवाल के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस एपिसोड का शीर्षक है 3 सवाल। ये 11वां एपिसोड है। इसके पहले 10 एपिसोड में डाल चुका हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे परिचितों मित्रों को उनके अपने मन में जो सवाल उठे वो उन्होंने मेरे से पूछे और उसी पर ये एपिसोड मैंने बनाया। वो शायद आपके भी मन में हो सकते हैं। तो वो सवाल क्या है? तो एक मेरे मित्र हैं, इनका सवाल ये था कि जो प्रश्न श्रीमान विजयवर्गीय जी ने पूछा था 57 उनका उस विधानसभा में प्रश्न का क्रमांक था और 1629 जो क्यूमुलेटिव आता है उसका वो नंबर था। तो उनका प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न ये था कि आप इस सवाल को जिम्मेदार क्यों होल्ड करते हैं जो आपके साथ घटनाक्रम घटित हुआ उसके लिए। मैंने इसके पहले एक एपिसोड में एक शब्द इस्तेमाल किया था, तकिया सवाल। हम बोलचाल के भाषा में अक्सर किसी की आदत होती कि एक विशिष्ट शब्द प्रयोग बार बार किया जाता है, करता है, उसको उर्दू भाषा में तकिया कलाम बोलते हैं। ये सवाल वैसे ही तकिया सवाल है। इसका इस सवाल का मेरे से कोई संबंध नहीं है, परंतु इस सवाल की मदद से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये दिखाया कि ये इस विशिष्ट परियोजना में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और इसलिए जो है मैं अपने भांजे को इसमें से मुक्त करूं। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि ये सवाल पूछा गया था अगस्त में और मेरे मार्च में किए गए पेमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति उठी नहीं थी और यदि उठती भी ऑडिट से तो ऑडिट की आपत्ति क्लियर करने में मुख्यमंत्री जी के भांजे महोदय का नाम उसके अंदर शामिल होता, उस संस्था का नाम उसमें शामिल होता। और चूंकि मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि इनको किसी भी प्रकार का भुगतान दिखाया जाना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इस अकाउंटिंग एंट्री को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेरे ख्याल से जो पहला मेरे मित्र का सवाल है उसका मैंने काफ़ी हद तक समाधान किया है। दूसरा एक सवाल मेरे पास आया कि आपके कॉरपोरेशन ने, आपके निगम ने इसको इतने आसानी से कैसे चढ़ा दिया आपके नाम पर। बात सही भी है। चेक से जिस पार्टी को मैंने भुगतान किया गया है, आप स्वयं सोचिए कि आपके नाम पर किसी ने चेक दिया है या आप किसी के नाम पे चेक देते हो XYZ के नाम से, वो तो एक बार चेक जारी हुआ तो वो तो बैंक से वसूलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हो वो स्टॉप पेमेंट कर सकते हो कि नहीं भाई, इनको बैंक को कह सकते हो आप इसको क्लियर ना किया जाए, फिर वो दोबारा आपके पास आता और आपको बोलता। पर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ भुगतान उन्होंने, उस पार्टी ने क्लेम कर दिया था अपने खाते में डाल के और उसके बाद उसको डायरेक्ट मेरे नाम पर कैसे चढ़ाया जा सकता है। यहीं पर पूरा उन्होंने एक जो खेल किया वो ये खेल किया कि मेरे नाम से उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि मेरे द्वारा किया गया भुगतान कतई उचित नहीं है। अरे भाई, उचित नहीं है तो आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट कीजिए ना, सस्पेंड कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप सस्पेंड इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि पार्टी के नाम से जो भुगतान दिखाया गया था वो दिखाया जाता, वो कायम रहता। परंतु ये चीज़ मतलब आप यूँ मान के चलिए कि ऊपर से आई ज़रूर, उसको सामने वाले को मिली भी, पर अब इस पत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं उसके पास तो पहुंचा ही नहीं। ये मिस्टर पांडे, आपने ये गलत भुगतान किया, इसलिए ये आपके नामे चढ़ाया जाता है और डायरेक्ट एक जर्नल वाउचर के माध्यम से। मैंने इसके पहले भी कहा था कि 3 प्रकार के वाउचर होते हैं, एक कैश वाउचर, एक बैंक वाउचर और एक जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज़ को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है।
अब क्या है कि वो कहीं ना कहीं तो ऑडिट में फंसेंगे, क्योंकि सरकारी विभाग में हर अकाउंटिंग एंट्री की ऑडिट होती है, वो अकाउंटिंग एंट्री में तो फंसेंगे। तो उसमें से बचने का उन्होंने प्रयास किया कि उस विशिष्ट अकाउंटिंग एंट्री जो मेरे नाम पर चढ़ाया गया है वो उन्होंने कहीं ऑडिट नहीं होने दी। ये कैसे संभव है? ऑडिट नहीं होने दी, ये कैसे संभव है? क्योंकि ऑडिटर तो 3 प्रकार की ऑडिट होती, 2 या 3 प्रकार की। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अकाउंटेंट जनरल मध्य प्रदेश की ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट्स होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। पर आज ये 1999 का प्रकरण आज तक ऑडिट में क्यों नहीं फंसा? इसलिए नहीं फंसा कि उन्होंने इसके लिए एक कंट्रोलर की परमिशन लेके रजिस्ट्रार कंपनीज तक ये मामला पूरा क्लियर करके रखा और इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होने दी। इसकी एंट्री नहीं होने दी और ये मामला रफा दफा हो गया। ये है। तीसरा मेरे मित्र का सवाल ये है कि आपके द्वारा क्या न्यायालयीन कार्यवाही की गई? हमारे यहाँ न्यायालयीन कार्यवाही जो भी हो सकती है हमने की। मैंने एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ये प्रकरण दर्ज किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में इसलिए कि निगम से तो बाहर निकला पैसा और वो अभी मेरे नाम पर दिख रहा है और बाहर किसी ने उसको वसूल कर लिया। वो किसी कोई भी हो सकता है। वहाँ से तो निकला पर वहाँ पहुँचा ही नहीं। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये प्रकरण है। इसकी शिकायत मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मेरे को एक शिकायत का क्रमांक भी मेरे को दे दिया कि आपकी शिकायत इस नंबर के साथ जो है वो दर्ज की जाती है। जब समय आने पर मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंदौर में मैंने जब इसकी पूछताछ की कि साहब ये प्रधानमंत्री कार्यालय से रजिस्टर्ड नंबर मेरे पास आया हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्या करने जा रहे हैं? शुरुआत के महीना 2 महीने उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया। बाद में फिर मेरी बिल्डिंग के में ही एक फ्लैट में एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर रहता है। उसने कहा आपका कहना सही है, पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर पहली कार्रवाई नहीं करता है। आपका प्रकरण किसी थाने में जब दर्ज हो आप हमें सूचना दीजिए, हम उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में दर्ज करेंगे। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये वास्तविक रूप से ये नियम है या नहीं है, परंतु बात यह है कि इतने लंबे इसके अंदर एक सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं टूट गया। नो, नेवर। टूटना मेरी देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं था। इस कहानी को मैं अगले एपिसोड में लूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैसे होते हैं। मेरे को नहीं मालूम था कि आज मुझे टर्मिनेट किया जाएगा। मुझे मेरे प्रबंध संचालक ने कहा कि मिस्टर पांडे हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है साहब। उनको ऐसा लगा कि ये रिक्वेस्ट करेगा, पैर पड़ेगा, सर गिड़गिड़ाएगा, मेरी नौकरी चली गई। इसे आप मेरी बेवकूफ़ी कह लीजिए, जो कहना है आप कह सकते हैं। परंतु मैं हमारी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आने के बाद मैंने सिर्फ एक आसमान की तरफ देखा और कहा कि भाई जैसी तेरी मर्जी है, तू चाहता है कि ये हो तो हो, ठीक है। आज उसी आशा और उसी विश्वास के साथ मैं लड़ रहा हूँ। तो आज का यह 11वां एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा सभी मेरे मित्रों से, श्रोताओं से ये निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है ये आप तक पहुँचे। नमस्कार।